अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। गुड इवनिंग। माय नेम इज़ कायनात मुनीर। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन 6th सेमेस्टर एट हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि होलिस्टिक है क्या। काइंडली यहाँ पर कोई मुझे पोस्ट कर दे कि आवाज़ आ रही है या नहीं, ताकि मैं आगे स्टार्ट कर लूँ। एवरीवन इज चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि होलिस्टिक है क्या। थैंक यू सो मच फरहाद अफजल, आपने हमें रिस्पांस दिया कि आवाज़ आ रही है। अब हम रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। तो होलिस्टिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम टेलीथेरेपी, होम थेरेपी, क्लिनिकल थेरेपी एंड प्रोडक्टिव टूल्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। एक्चुअली हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम ऐसे कंप्लीट रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसमें हमारे पास फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड स्पीच थेरेपी मौजूद हो और वो अपने खिदमत सर अंजाम दें। तो यहाँ पर हमारे आज की जो गेस्ट हैं, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं हमारे पास। वो आज का सेशन हम हमारे साथ करेंगी, जिनका नाम है मैडम पूनम अनिल। मैं उनको छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैडम पूनम अनिल ने 2006 में जेपीएमसी कराची में एज अ बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी ग्रेजुएट हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वन ईयर एडिशनल कोर्स एसरा यूनिवर्सिटी एज अ बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी हासिल किया है। मैडम पूनम अनिल ने काफ़ी जगह पर काम किया है। उनका सबसे पहले एक्सपीरियंस अल उम्मीद रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड इसके अलावा हरादर और इनके साथ साथ एनएमआई में भी काम किया, और इसके साथ और भी काफ़ी जगह पर हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया है। और मैडम पूनम अनिल आजकल डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज IPMR कराची में एज अ OT लेक्चरर काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ न्यूरो क्लिनिक फॉलिज केयर सेंटर कराची में भी एज अ OT कंसल्टेंट काम कर रही हैं। तो आए हम चलते हैं मैडम पूनम अनिल के पास। वेलकम मैम टू होलिस्टिक टीम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड आज के सेशन के लिए आप आई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है कायनात? हाउ आर यू? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है, द जी जी, रोल ऑफ थैंक यू ऑक्यूपेशनल सो मच। थेरेपी। हेलो। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, इतना अप्रिशिएट किया। हम आपके सब हैं मैम। आप जी जी हेलो, जी जी। आपको आवाज़ आ रही है? जी, तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन सेरेब्रल पाल्सी। तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि सेरेब्रल पाल्सी है क्या, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो क्योंकि बेसिकली हम चाहते हैं कि पहले लोगों को सेरेब्रल पाल्सी का पता चले और उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के रोल पर जाते हैं। जी, सेरिब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल पोस्चर एंड मूवमेंट होती है ड्यू टू लेजन ऑफ ब्रेन। लेजन ऑफ ब्रेन के बहुत सारे कॉजेज हैं। वैसे तो आज तक सीटी का कोई ऐसा स्पेसिफिक काज हमें नजर नहीं आया, बट इट मे बी प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। इसका जो सबसे पहले प्रीनेटल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। प्रीनेटल जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर थर्ड ट्राइमेस्टर तक, इस बीच में अगर मदर के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवर हो जाए बेबी, या उसको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई स्ट्रेस रहा हो, या उसको कोई शॉकिंग न्यूज मिली हो जिसकी वजह से उसका बेबी का जो ब्रेन है उसके कोई भी मसला, कोई भी इशू हो सकता है। एक हमारा ये काज है। दूसरा काज हमारा पेरीनेटल है। पेरीनेटल जो काज है हमारा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। उसके बहुत सारे काजेस पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर है,
और बर्थ ब्रीच प्रेजेंटेशन है, प्रोलॉन्ग लेबर है और फॉरसेप्स डिलीवरी है और फीटल डिस्ट्रेस है। अगर इस बीच में कोई भी ऐसा बच्चा कोई फ्लूइड वगैरह इनहेल कर लेता है जिसकी वजह से भी उसका लेजन ऑफ ब्रेन हो सकता है। और जी। हमारा थर्ड फाज है पोस्टनेटल। अच्छा, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं कि इसका कोई आज तक स्पेसिफिक काज आया नहीं है, लेकिन इट में भी थर्ड का जो हमारा है वो पोस्टनेटल है। पोस्टनेटल जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई भी बच्चे के साथ इशू हुए हो, टाइम ऑफ बर्थ से डिलेड किराए हो, अगर बच्चा फर्स्ट किराया नहीं करता जिसकी वजह से भी उसका लेजन ऑफ ब्रेन हो जाता है और वो आगे चल के सीपी बन सकता है। उसका एक ये बात है कि पोस्टनेटल जो हमारा काज है वो वेरी कर सकता है 3+ ईयर्स तक, क्योंकि जब बर्थ से लेकर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसमें हाई ग्रेड फीवर हो, फिट्स हो, तो बच्चा जो है वो सीपी बन सकता है। ये हमारे काज पाए जा सकते हैं। और इसमें जब बेबी किराए करता है, डिलेड किराया होता है, तो उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। जरूर नहीं है कि अगर बच्चा एक ठपकनी के साथ रोना शुरू कर दे तो वो सीपी बन सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या सक्शनिंग के साथ अगर वो फौरन रोना स्टार्ट कर दे तो वो सीपी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी एक ड्यूरेशन होता है। जब लेजन ऑफ ब्रेन होते होते किस ड्यूरेशन तक होता है, अगर फर्स्ट मिनट 1 मिनट बच्चा क्रॉस कर दे और इस बीच में वो नहीं रोए तो उसका ये काज हो सकता है कि वो सीपी बन सकता है। वो फर्स्ट में 1 मिनट हमारा ड्यूरेशन होता है। अगर वो चंद सेकंड में बच्चा रो पड़ता है तो जरूर नहीं है वो सीपी हो जाए, लेकिन अगर 1 मिनट वो क्रॉस करेगा, 58 सेकंड्स जो होते हैं वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 58 सेकंड में वो उसने किराया स्टार्ट कर लिया तो इतना उसका लेजन ऑफ ब्रेन नहीं होता। अगर 1 मिनट वो क्रॉस हो गया तो उस बीच में लेजन ऑफ ब्रेन हो सकता है। ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है। हम अक्सर मदर से पूछते हैं कि आपका बच्चा डिलीवरी के बाद कितनी देर में रोया था, अगर एक टपकनी हुआ था या क्या हुआ था या कितनी देर के बाद कराया गया था। ये क्वेश्चन हम असेसमेंट के टाइम बीइंग अ थेरेपिस्ट जरूर पूछते हैं। उसके बाद जो जी, है हिस्ट्री से पता चल जाता है। फर्स्ट किराया होता है तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बर्थ एनोक्सिया एंड बर्थ एस्फेक्सिया, जिसकी मीनिंग है लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैम ये बताइए कि ये बर्थ एनोक्सिया एंड बर्थ एस्फेक्सिया आपने जो बताया है इसमें डिफरेंस क्या है? जी, बर्थ एस्फेक्सिया और बर्थ एनोक्सिया अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उनके दोनों की मीनिंग सेम है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। बट इसमें बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि बर्थ एनोक्सिया जो है वो लेक ऑफ ऑक्सीजन है, जो टाइम ऑफ डिलीवरी आफ्टर बर्थ जो है बच्चा किराया नहीं करता। और बर्थ एस्फेक्सिया वो होता है जो लेक ऑफ ऑक्सीजन हो लेकिन उसका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो इन्वॉल्व हो चुका हो। अक्सर हमारे पास आती है मदर्स, बेबी जो है वो रोता है जब वो काला पीला हो जाता है या साइनोज हो जाता है, अपनी सांस रोक लेता है, तो उसके लिए हम बर्थ एस्फेक्सिया यूज करते हैं, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है लेजन ऑफ ब्रेन के साथ उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है पूरा अंदर से इन्वॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से आगे चलकर पूरे जैसे थेरेपी के दौरान हमसे इतना कोऑपरेशन नहीं करता, नीला पीला हो जाता है, साइनोज हो जाता है, अपनी सांस रोक लेता है। ये हमारे पास सीपी के काफी सारे काजेस पाए जाते हैं और उसमें जो है ज्यादातर ये हमने 3 काजेस देखे हैं जो मैंने आपसे भी शेयर किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के भी जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है उसके माइलस्टोन्स भी सब ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अक्सर मदर आती है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता था, उसके माइलस्टोन्स भी डिस्टर्ब नहीं थे, लेकिन आगे चल के इसको हाई ग्रेड फीवर हो गया और उसके बाद कोई झटका आ गया और जिसकी वजह से ये बच्चा जो है हमारा ऐसे हो गया। तो इसका मकसद ये है कि आपको सीपी जो है 3 इयर्स+ तक हो सकता है, कभी भी लेजन ऑफ ब्रेन हो सकता है, या कोई इंजरी हुई हो या कोई अचानक कोई फैमिली में कुछ ऐसा हो। फैमिली हिस्ट्री भी जेनेटिक प्रॉब्लम भी काफी वेरी करती है इस चीज को कि बच्चे को सीपी अगर हम कोई अगर बोलते हैं कि खानदान में है तो उसके भी जेनेटिक्स प्रॉब्लम मैटरनल या पैटर्नल से भी ये सब चीजें चलती आती है, जिसकी वजह से भी ये सब चीजें हो सकती हैं। उसके बाद आ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सीपी पे, कि सीपी की टाइप्स कौन सी है। सीपी की टाइप्स जो है वो डायप्लेजिक है और हेमीप्लेजिक है, क्वाड्रिप्लेजिक है, एटेक्सिया है, एथिटॉइड्स है। ये सब सीपी की टाइप्स है। हर सीपी यूनिक होता है, हर सीपी की ट्रीटमेंट प्रोग्राम, रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिफरेंट होता है। हर सीपी जो है उसकी अलग अलग हमारे, क्योंकि
जिस एज में आ रहा है, क्या हो रहा है, वो जब उसको बच्चे को हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इस पे हम क्या चीजें, कौन सी चीजें हम अप्लाई करनी है, क्या रोल इसके लिए बनाना है। तो इसके कोई भी सीपी की टाइप हमें ऐसे नहीं पता चलती जब तक हमारे पास, जब सीपी आता है, हम उसको टच करते हैं, हम उसको असिस्ट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये सीपी का कौन सा टाइप है। हेलो कायनात, आवाज आ रही है? सॉरी सॉरी, मैंने माइक म्यूट किया हुआ था। मैं ये कह रही थी कि ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा होते हैं या फिर इरिटेट फील करते हैं, जिद्दी हो जाते हैं? जी, ऐसा हमारे पास जो सीपी का टाइप देखा गया है वो हेमिप्लेजिया ज्यादा देखा गया है। इसका रीजन ये है कि देखें, जब हेमिप्लेजिक बच्चा होता है, हम उसको बार बार थेरेपिस्ट, बार बार जो उसकी मदर है वो इंसिस्ट करती है कि बेटा इस हाथ को नहीं यूज करो, इसको इस्तेमाल करो। तो इसमें क्या होता है कि काफी हद तक जब बच्चा इरिटेट बिहेवियर अपना शो करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब एक हाथ से वो चीज, जिस हाथ से वो चीजें पकड़ना शुरू कर देता है, वो उसी हाथ से उस हाथ को यूज करता है, दूसरे को नहीं करता। जब हम बीइंग अ थेरेपिस्ट का एक हाथ बंद कर देते हैं या उसकी मदर को बोलते हैं कि आप इसको बार बार काउंसलिंग करें, इसको बोलें कि मोटिवेट करें कि इस हाथ को नहीं, इसको यूज करें, तो हेमी में ज्यादा ये बिहेवियर इश्यूज पाए जाते हैं। जिद्दीपन जो है वो हेमी में ज्यादा पाया जाता है। सीपी की ये हेमिप्लेजिया ऐसी टाइप है जिसमें बार बार बोलने से, बार बार उससे बच्चा इरिटेट होता है और वो काफी एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। मैम सब आपको सलाम करें एंड अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड वालेकुम वो सलाम। जो असद है वो आपको हाई बोल रही है, तो आप उनको स्पेशली हाई बोल दें। हाय हाय हाय, क्या, थैंक यू सो मच, थैंक्स सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हम चलते हैं। आगे मेरा जो है सीपी, सीपी के बाद मेरा आ रहा है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो जी। हमारे ऑक्यूपेशनल का थेरेपी का रोल है वो फिजिकल एंड कॉग्निटिव पे है। ठीक है, हम्म। फिजिकल और कॉग्निटिव में क्या होता है कि हम भी जब फिजिकल, जब हमारे पास एक बच्चा आता है, डायग्नोज हो जाता है, हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसका क्या काज है, पेरीनेटल है, प्रीनेटल है या पोस्टनेटल है, और वो सारे एबनॉर्मल पोस्चर एंड मूवमेंट सारी शो करता है। तब हम अपने ट्रीटमेंट प्रोग्राम और पूरा रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे चलते हैं। पहले तो हम मसल टोन उसकी चेक करते हैं कि आया वो स्पास्टिक है, फ्लैसिड है, या उसके लिए मिक्स टोन है। जो स्पास्टिक होते हैं उसका अपर मोटर न्यूरॉन का डिस्टर्बेंस होती है, जो फ्लैसिड होते हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से होते हैं, और उसके अलावा जो मिक्स टोन होती है वो दोनों के थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम की वजह से मिक्स टोन होती है। उसके बाद हमारा सेकंड जो है, हम प्राइमेटिव रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं कि इस रिफ्लेक्सेस को हम, जैसे कि मायदा उस दिन प्राइमेटिव रिफ्लेक्स जो है वो काफी एक्सप्लेन कर चुकी हैं, तो मैं आपको शॉर्टली ये बता दूं कि मोरो, लेंडो, पैराशूट, ये हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, देखते हैं कि इस रिफ्लेक्सेस कौन सा अभी एब्सेंट है, कौन सा प्रेजेंट है। अपने एज के हिसाब से ये सब चीजें हम बहुत नजर में रखते हैं। हमारा ग्रॉस एंड फाइन पे बहुत अच्छा वर्क है। हम रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारा बहुत अच्छा फाइन एंड ग्रॉस की वो, मैं उसको आपको एक एग्जांपल दूंगी कि जस्ट एक बच्चा है, अगर हम उसको, एक बच्चे को हम बोलते हैं भाई एक बॉल को होल्ड करो। अब देखने में तो वो बच्चा जो है वो एक बॉल को होल्ड कर रहा है, लेकिन उसमें हमारा बहुत, बीइंग अ थेरेपिस्ट, एक बहुत सारा अच्छा गोल अचीव हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक तो बच्चा, हम उसके रेंजेस देखते हैं, वो कितना हाथ अपना ऊपर उठाता है, कितनी डिग्री तक उठा रहा है। दूसरा, उसका फोकस कितना है, और ग्रिप कैसी है, ट्राइसेप है, बाइसेप है, या पूरा ग्रॉस ग्रिप के साथ वो होल्ड कर रहा है। आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, हैंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है, और फोकस कितना कर रहा है बॉल को लेते हुए। और कलर परसेप्शन भी, अगर हम उसको कोई भी कलर दे देंगे, भाई ये वाला कलर है, अगर उसमें अच्छा आईक्यू लेवल होगा, अगर अच्छी सी चीजें होंगी, कि हर यूनिक होता है सीपी, और हर सीपी के हम जो है ना एज के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम, छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसका अगर नॉर्मल भी इस तरीके से, तो हम कैसे उसको कलर वगैरह परसेप्शन नहीं होगी, उसका आईक्यू लेवल टेस्ट करते हैं। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं, अगर एक सेरेब्रल पैल्सी है तो वो एक पूरा टीम वर्क है, जी। जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, ये
ये चारों जो हैं बहुत ज्यादा अच्छा एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चा में भी जब लेजन ऑफ ब्रेन हो तो उसके कॉग्निटिव पे, कम्युनिकेशन पे या फिजिकल साइड किस भी साइड पे इफेक्ट कर सकता है। वो तो हर जब आप बच्चे की असेसमेंट करेंगे आप देखेंगे कि भाई इसके किस उस पे लेजन ज्यादा हुआ है, किस एरिया पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो उसके लिए वो वाली चीजें सब हम एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं और ये सब टीम वर्क के और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अगर ये टीम वर्क किया जाए। और जी उसके बाद ये होता है कि ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल नहीं है, बाकी सबका भी होता है। अगर एक उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, मतलब बच्चे के जब बच्चे पे सारी टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं, सारा रिहेबिलिटेशन टीम का जब चलता है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और पॉजिटिव आता है। जी मैम, एक ही टाइम पर सारे एबनॉर्मेलिटीज़ या जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो एक ही टाइम पर या एक ही 1 ईयर में ठीक हो जाते हैं। अगर हम अलग अलग थेरेपिस्ट के पास जाएंगे और 1 साल वहाँ गुजारेंगे, फिर दूसरा प्रॉब्लम होता है तो दूसरे साल वहाँ गुजारेंगे, तो ये वैसे वेस्ट ऑफ टाइम पे आ जाता है और उनका रिकवरी एज भी फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो ठीक नहीं होता इतना जल्दी। जी बिल्कुल, वो सब चीजें जो है ना, वही मैं कह रही हूँ कि एक टीम वर्क है और जितना हम टीम वर्क करेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जी चलो मैम, टॉपिक से रिलेटेड है, सीपी सेरेब्रल पाल्सी में एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का क्या रोल है? जी, हमारा एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का बहुत अच्छा रोल है। और ये है कि हम जो है जैसे बच्चा है अगर हमारे पास आ रहा है तो अक्सर मदर जो है वो बाथिंग का हम पेटर्न उनको पूछते हैं कि आप इसको बात कैसे करवाते हैं और कपड़े कैसे ड्रेस अनड्रेस कैसे करवाते हैं, ये सब चीजें उनसे हम पूछते हैं और हम पूरी उसकी असेसमेंट भी करते हैं कि अपने एज के हिसाब से जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बच्चे को आनी चाहिए, आया वो कर रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा। और हम मदर को भी गाइड करते हैं कि आप इसको अगर ये है कि अक्सर मदर बताती है अगर स्पास्टिक है, फर्स्ट करें स्पास्टिक बच्चा है, उसको अगर बाथिंग के लिए वो ले रहा जा रहे हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, वो शेन खोल देती हैं ऊपर और बच्चे को बात करवाना स्टार्ट करती है, तो ये चीजें गलत है। क्योंकि अगर वो स्पास्टिक बच्चा है, उसको फोबिया हो रहा है और उसका इंजरी के काजेस हो जाते हैं, वो एकदम अगर हाइपर हो जाता है, तो हम उनको यही बताते हैं कि ये सब चीजें आप ना करें। एक तरीके से बाथिंग का जैसे होता है, बाथिंग टब होते, ये सब चीजें होती हैं, उस तरीके से इसको बात करवाएं। जब ड्रेसिंग अनड्रेसिंग करें तो इसको बताएं कि बेटा अब आपके मैं कपड़े पहना रही हूँ, आपके कपड़े उतार रही हूँ और इस कलर के कपड़े ये पहनेगा। तो अक्सर माओ का जवाब ये आता है तो ये तो समझता नहीं है, फिर हम क्या करें, ये तो कुछ नहीं समझेगा, फिर हम इसको कैसे बताएं। तो हम उनको यही कहते हैं कि अगर चाय में आप शहद डालेंगी तो मिठास आपको ही आएगा, जितनी जी शहद डालेंगी, अगर आप बच्चे को जितना आप बच्चे से प्यार बात करेंगी, जितना आप बच्चे को समझाएंगी, लेटर ऑन वो रिस्पॉन्स देगा। और जी ऑनेस्टली ये चीजें हो चुकी हैं, जब वो बच्चा काफी टाइम के बाद अगर मदर्स आती हैं तो बताती हैं कि अब हमारा बच्चा जैसे ही हम शर्ट ले जाते हैं तो वो फौरन थोड़ा सा हाथ उठाने की कोशिश करता है। और जी एडीएल का रोल ये भी होता है कि एडीएल के दौरान हमारे बहुत सारे गोल भी अचीव हो रहे हैं। देखिए जब वो ड्रेस के लिए हम उसको बोलते हैं, बाजू उठाते हैं, रेंज ऑफ मोशन हमारा कवर हो रहा है, पूरा उसके जो है ना सब चीजों पे कवर होता है कि उसको उसकी पोजीशन होती है, चेंज होती है, रोलिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कि फ्लोर टू सिट करे, उसके बाद उसको करवाएं, तो ये सारी पोजीशन भी उसकी मेंटेन हो रही है एडीएल के साथ साथ। बाकी एडीएल का बहुत अच्छा जो है ना रोल है हमारा, और वो उस पर भी वेरी करता है कि बच्चे की एज क्या है और बच्चा जो है वो किस एज के हिसाब से चल रहा है, उसमें बाथिंग का, ब्रशिंग, ग्रूमिंग, ये सब चीजें हम बीइंग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करवा सकते हैं। और सही दूसरा है। ये बात कि साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्पफुल से अगर हमें आईक्यू लेवल का पता चल जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल इस हिसाब से है, तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है कि आईक्यू लेवल जो है, हमें जब पता चल जाएगा कि अपनी एक्चुअल एज के हिसाब से बच्चा कितना पीछे है, तो हम उस हिसाब से इसको बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। उसके लिए हमें आईक्यू लेवल की रिपोर्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो है ना कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। हमें पता चल जाता है कि इसका आईक्यू लेवल कितना डिस्टर्ब है अभी, अपने एज के हिसाब से कितना पीछे। ऐसा ना हो कि अगर हमारे पास 10 साल का बच्चा आ रहा है, उसका आईक्यू लेवल अगर 1 ईयर का है और हम उसको ऐसी एक्टिविटीज देती जाएं जिसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर उसका आईक्यू लेवल ही 1 साल का है तो अगर हम उसको 10 साल वाली एक्टिविटी करवाएंगे
तो वो कर ही नहीं पाएगा। अगर करेगा भी तो उसका कोई हमें गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि हम बीइंग अ थेरेपिस्ट आगे ये होता है कि हम अपने आप जब असेसमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट प्रोग्राम अपनी बनाने के लिए गोल्स बनाते हैं। हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे पास वो होते हैं जो हमें पता चल जाता है कि ये हमें जल्दी टाइम पीरियड में अचीव हो जाएंगे। सपोज अगर हमारे पास एक बच्चा आ रहा है और उसका नेक होल्ड पार्शियल है, तो अगर हम समझ रहे हैं कि उसका 1 या 1.5 महीने में वो नेक कंट्रोल होल्ड आ जाएगा, तो हम उसका गोल शॉर्ट टर्म बना सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि सिटिंग इसकी 6 महीने या 4 महीने तक नहीं आएगी, तो वो हम इसका लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम असेसमेंट के टाइम ये सब चीजें ऑब्जर्व करके उसके हम हमारा आगे चल के ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, जो हमारा बेस रहता है शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल पे। शॉर्ट टर्म गोल्स वो जो बच्चे की कंडीशन के हिसाब से जल्दी हमें अचीव हो। हम समझ सकते हैं कि अगर ये अच्छे तरीके से पोजीशन घर में मेंटेन रखेंगे, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करवाएंगे, तो आगे चल के इस बच्चे पे ये सब चीजें जो है ना अच्छा सा आ जाएंगे और जल्दी अचीव हो जाएगा। लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अलावा वो बच्चे घर में कैसे आए, क्योंकि देखिए हाफ आवर या 40 मिनट्स आपके पास बच्चा आ रहा है, लेकिन ज्यादातर वो अपना घर में टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मदर उनकी कितनी कॉपरेशन है, कितना वो पोजीशन को हैंडलिंग को कितना वो टाइम दे रही है, कितना मेंटेन रख रही है। जितना जल्दी मेंटेन रखेंगी, जितना अच्छा वो करेंगी, तो उसका रोल बहुत अच्छा आएगा। जी बस मैम, आपने माइलस्टोन्स का बताया ना कि उसके हम माइलस्टोन्स को भी चेक करेंगे, लेकिन क्या सीपी के सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में माइलस्टोन्स डिस्टर्ब होते हैं? बेटा सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रही हूँ कि सेरेब्रल पाल्सी में क्या माइलस्टोन का डिस्टर्ब होना जरूरी है, क्योंकि हर एक सीपी यूनिक होता है ना। जी देखिए, माइलस्टोन से वैसे बगैर सीपी के भी हो सकते हैं डिस्टर्ब। जैसे कि उस दिन मायदा का सेशन था कि वो डिलेड माइलस्टोन पे था, तो जरूर नहीं है उसके लिए सीपी होना जरूर नहीं है। वो जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, और सीपी के तो माइलस्टोन डेफिनेटली डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन माओ को पता कैसे चलता है, क्योंकि देखिए जब एक लेजन ऑफ ब्रेन हो जाता है तो उसमें अक्सर माएँ आती है, बोलती है कि मेरा बच्चा जो है वो जैसे मेरे और बच्चे कर पाते हैं मूवमेंट, वो इतनी नहीं कर रहा। अगर वो बैठ रहा है, अगर गर्दन भी रख रहा है, संभाल रहा है, तो वो ट्रेडी करके रख रहा है। तो इस वजह से वो वहां से ही वरीड होना स्टार्ट कर देती है। जिनके और भी बच्चे होते हैं, जिनको थोड़ा सा अंदाजा हो चुका होता है कि भाई जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो इसके साथ इश्यूज हुए थे, तो वहां से ये सारी जजमेंट करना शुरू हो जाती है। और जितना वो क्विक हमारे पास आएंगी, उतनी जल्दी क्विक रिकवरी होती है। हेलो जी हेलो है ना। हेलो आ रही है मैम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी, आप गायब हो गई थी बीच में, फिर अपीयर हो गई। जी जी, वो एक्चुअली नेट का इशू था। अच्छा। यहाँ पर तो होता रहता है, ये प्रॉब्लम आजकल आम है। हाँ नहीं, वो तो सही बात है, आजकल नेट के और लाइट के बहुत इश्यूज हो गए। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी माइलस्टोन्स के बारे में। तो जी मदर्स को अक्सर ये होता है कि वो पता चल जाता है कि थोड़ा सा मूवमेंट और पोस्चर जैसे लेजन ऑफ ब्रेन की वजह से डिस्टर्ब होता है, तो जी उसको लेकर वो उनको पता चल जाता है। और फिर जब वो नेक होल्ड या ट्रंक होल्ड पे जब वो आता है, बच्चे का जो एज होता है, उसके हिसाब से मदर्स जो है वो थोड़ा सा वरीड होना शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जब वो हमारे पास आती हैं तो काफी जो है अर्ली लेके आती है अपने बच्चे को, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई मदर ये को और बच्चे होते हैं तो वो जल्दी से हमारे पास आ जाती हैं और अपना आके थेरेपी सेशन स्टार्ट करती हैं। और काफी जो है वो लेट आ जाती हैं, जिनको इतना हाव नो का पता नहीं होता कि बच्चा जो है हमारा डिलेट जा रहा है।
लेकिन हर डिलेड सीपी नहीं होता, जी। ये मैं बता दूं, हर डिलेड सीपी नहीं होता। डिलेड सीपी हो सकता है लेकिन हर डिलेड सीपी नहीं हो सकता, सीपी डिलेड हो सकता है। ये चीज जो है ना, ये चीज जो है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हिसाब से डिलेड माइलस्टोन एक अलग चीज है, वो उसमें लेजन ऑफ ब्रेन नहीं होता। उसमें अगर फर्स्ट बेबी होता है और मदर्स को इतना पता नहीं होता कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस किस में उसको बिठाने का, पोजीशन मेंटेन करनी है, ये सब चीजें वो एक अलग माइलस्टोन की तरफ आ गए हम, तो वो डिलेड हो जाते हैं। लेकिन उसमें लेजन ऑफ ब्रेन नहीं होता, और सीपी में लेजन ऑफ ब्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एबनॉर्मल पोस्चर एंड मूवमेंट होती है। सिर्फ डिलेड माइलस्टोन में आपको ज्यादातर बच्चे फ्लैसिड मिलेंगे, एबनॉर्मल पोस्चर एंड मूवमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा। और इसमें अगर एक माइलस्टोन डिलेड हो गया तो तकरीबन सब माइलस्टोन डिलेड होते जाते हैं। और सिर्फ अगर डिलेड माइलस्टोन का आप बच्चा कोई देखेंगे तो उसमें ये नहीं है, अगर एक माइलस्टोन अच्छे तरीके से अचीव हो जा रहा है तो आगे चल के मैं भी अगर मदर उसके साथ सही उसका हैंडलिंग वगैरह सही कर रही है तो शायद उसके और माइलस्टोन डिलेड ना भी हो। लेकिन सीपी का हर माइलस्टोन डिलेड हो सकता है, सही। वो अपने वक्त से थोड़ा सा आगे जा सकता है। मैम आपने तो ये बता दिया था कि सीपी में क्या क्या डिफिकल्टीज होती, क्या क्या इशू होता है, सही है, जो लाइक कम्युनिकेशन वगैरह या स्पीच प्रॉब्लम होते हैं। इसके अलावा भी आप बता रहे कि वो कौन कौन से इफेक्ट करता है, सीपी में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? इफेक्ट इफेक्ट कौन कौन से एरियाज इफेक्ट होते हैं? जी, सेरेब्रल पाल्सी में कौन कौन से एरिया इफेक्ट होते हैं? मैं वही बता रही हूँ, एक कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से उसकी स्पीच जो है वो डिलेड हो सकती है। क्योंकि जब आप वही बात है, उसकी स्पीच डिलेड हो सकती है, स्पीच में कुछ मसला हो सकता है, ज्यादा वो सेंटेंस नहीं बोल पाता, इसलिए एक स्पीच थेरेपी का भी सीपी में बहुत अच्छा सा रोल है और वो इस चीजों को, प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। दूसरा, एक साइकोलॉजिस्ट जो आईक्यू लेवल करके और आगे में बता सकता है कि बच्चे में अपने एक्चुअल एज से कितना वो बच्चा पीछे है, और आगे चल के हम ये सब चीजें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारा टीम वर्क हो, उस सही। बच्चे को हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है अगर वो टीम वर्क हो तो। बाकी एक और रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का तो देखें, हमारे पास फिजिकल साइड में एक ये चीज आ गई कि हमने उसके माइलस्टोन्स को देख लिया, उसकी मसल टोन को देख लिया, उसके रिफ्लेक्स को चेक कर लिया, और उसके बाद उसकी पोजीशन, उसकी मूवमेंट, ये सब हमने गाइड कर लिए। लेकिन जो और एरियाज अफेक्ट हुए हैं उसके लिए टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल है। सही। मैम क्या आप ये बता दें कि लाइक मैं खुद ऑक्यूपेशन थेरेपी की स्टूडेंट हूँ, ये मेरा अपना क्वेश्चन है कि हम खुद साइकोलॉजिकल भी ट्रीट करते हैं, सोशली भी ट्रीट करते हैं, फिजिकली भी ट्रीट करते हैं, तो फिजियोथेरेपी का अपना क्या रोल है? स्पीच थेरेपी तो वो तो सही, वो कम्युनिकेशन का हम नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन हम सोशली एंड साइकोलॉजिकल का अपना क्या रोल है, मतलब कि वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं और हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट थे, हम्म। ठीक है, तो हमारे घर में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है और फिजियोथेरेपिस्ट भी है। तो इस टीम वजह से वर्क, हमारा घर में टीम वर्क। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस पे बहुत मैं अच्छी रोशनी डाल सकती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरा यही मसला होता है। मैं उनके साथ भी यही बहस करती हूँ कि हमारा ओटी का काम है और ये आपका पीटी का काम है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप सब आपका काम है। क्योंकि देखिए, अगर बच्चे का कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो रहे हैं या बच्चे की जो भी इसका हैंडलिंग है, एक्सरसाइजेस है रिलेटेड, वो सारा उसका काम है फिजियोथेरेपिस्ट का। लेकिन आजकल ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास से क्रॉस और फाइन मूवमेंट, ये सब चीजें हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, एडीएल का हो गया। ओटी जो है एक लमसम लेती है, लेकिन फिजिकली एज वेज एज मेंटली लेती है। लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो सिर्फ फिजिकल वर्क करता है। और वैसे ये गलत है कि अक्सर आजकल तो यही चीज हो गई कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी पे कम करता है और वो अपर पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ भी मसल हो, जहाँ भी कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो, उनको रिमूव करना, उसकी जहाँ पर मसल्स का एक्सरसाइज जो है, रिलैक्सेशन टेक्निक से, ग्लाइडिंग है, ये सब चीजें जो है वो कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम है सिर्फ फिजिकली उसको लेके चलना, और जो फिजिकली एज वेज एज मेंटली है
वो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है कि हम लमसम उसको दोनों को, जिसमें हम एरियाज सारे देखते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि थ्रू एक्टिविटीज उसका साइकोलॉजिकल आईक्यू लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम एक्टिविटीज करवाते हैं बच्चे को, जिस तरीके से हम करवाते हैं उसमें हमारा साइकोलॉजिकल वाला भी अचीव हो जाता है, मेंटली उसका जो डिस्टर्बेंस होती है वो भी हम उसको काफी थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू गेम्स, और ये भी होता है कि अगर वो अच्छी उसका आईक्यू लेवल है तो उसको ग्रुप एक्टिविटीज में लेके जा सकते हैं, उसको ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी पे काम करता है। लाइक मैम हमारा फिलहाल मैं कंसेप्ट को बता रही हूँ, क्योंकि हमने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ आ जाता है और कुछ चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज पर ज़्यादा काम करते हैं, एंड साइकोलॉजी और ऊटी फिर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक, फिजियोथेरेपी एंड साइकोलॉजी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं ना। आवाज आ रही है मैम? जी जी, मिक्स नहीं होते, लेकिन हर किसी का अपना रोल है। मिक्स नहीं होते, लेकिन आजकल हमारा जो चल रहा है उसमें लोग मिक्स कर देते हैं, अदरवाइज मिक्स मिक्स कर नहीं है। देते अगर आप अलग अलग सब फील्ड को देखें तो उसका अलग अलग एक अच्छा सा रोल है और हर कोई अपना रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि माएँ अक्सर जब आती हैं तो यही बोलती हैं कि यार हम गए, हमारे पास क्या हुआ, बच्चे को सिर्फ एक्टिविटीज करवा ली, बच्चे को सिर्फ कुछ हाथ नहीं लगाया और सिर्फ गेम्स खिलवाई। तो ये सब चीजें जो है ना आजकल के हिसाब से, ये जब चीजें होती हैं तो फिर हैं। सबको मिक्स करना पड़ता है, अदरवाइज मिक्स नहीं है। जो आपका कॉन्सेप्ट है मिक्स वाला, उसको मैं दूर कर दूं कि ये मिक्स नहीं है। सब किसी का जी, अपना अच्छा अच्छा रोल और अच्छा रिजल्ट के साथ होता है, लेकिन मिक्स करने वाले भी हालात के हमारे ही मुताबिक लोग वो हैं। मिक्स हो जाते हैं, हालात के मुताबिक मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं, पेशेंट को अगर या देखिए, उनकी जैसे मैं फैमिली आपको को एक आपको सेटिस्फाई बात करना। बताऊं, हमारे हमारे अंदरूनी सिंध में अगर आप जाएं या आपकी तरफ अगर पंजाब में कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पर ये सब चीजें पाई जाती हैं कि अगर बच्चा जो है वो आपके पास आ रहा है तो आपके पास हर फैसिलिटी नहीं होती। मैं खुद वहां पर शिकारपुर जी। हॉस्पिटल में जॉब करके आई हूँ 6 साल, और जब मैं शिकारपुर में मैं गई हम्म। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर सब मुझे भी फिजियोथेरेपिस्ट ही समझ रहे थे, और वो मुझे भी फिजियोथेरेपिस्ट वाला रोल थोड़ा थोड़ा प्ले करना पड़ रहा था, क्योंकि वही बात है कि थ्रू एक्टिविटीज हमारे पास वहां पर इतनी अरेंज नहीं होती, सब चीजें हमारे नहीं होती है। तो हमें मजबूरन वो अपने उसको चलाना पड़ता है, ट्रीटमेंट प्रोग्राम को इस तरीके से चलाना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है। मैंने वहां देखा कि आप यहाँ पर सीपी का रेशो ज्यादा है, उसका भी एक कारण है। उसका रीजन ये है कि मैंने वहां पर देखा कि जैसे कि बच्चा बेबी डिलीवर हो रहा है, लेबर रूम के एनआईसीयू बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, असूल ये है। लेकिन वहां पर छोटी मोटी क्लिनिक्स में ये सब चीजें नहीं है। सक्शनिंग मशीन तो अक्सर आउट ऑफ ऑर्डर थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा था और उसका फर्स्ट क्राई नहीं आ रहा था, जब तक उसको वहां से वहां तक लेके जा रहे थे तो उसकी तो लाइफ का वो पीरियड तो चला गया ना। वो वाला ड्यूरेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेजन ऑफ ब्रेन हो जाता है, चांसेस कम होते हैं हम बोलते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं हो पा रही थी। जब हम गए वहां वहां पर मैंने देखा कि अक्सर क्लिनिक्स पे, छोटी मोटी क्लिनिक्स पे सिर्फ उन्होंने एक बस चीजें बनाई हुई है, कोई फैसिलिटी नहीं थी कि वहां पर एनआईसीयू बहुत दूर दूर थे और सक्शनिंग मशीन नहीं थी। जैसे बच्चा डिलेट किराया हो रहा था तो फौरन उसको ऑक्सीजन या इंक्यूबेटर केयर नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से अगर उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक भाग के जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली ये सब चीजें तो पॉसिबल है। ये रीजन है कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर सिटी का रेशो ज्यादा है, और जो अच्छे सिटी हैं बड़े, उसमें फिर भी आजकल ये चीजें देखी जा रही हैं कि मदर के बाद बेबी केयर भी होनी चाहिए, और वहां पर ऐसा कुछ भी बेबी केयर वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ये इश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं। और दूसरा, वहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये चीजें नहीं है कि हाँ अगर मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, ये चीजें अगर गर्दन नहीं पकड़ रहा है और ये सब चीजें हो रही है तो मुझे जल्दी इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या पूछना चाहिए। नहीं, वो यही कि बड़े बड़े कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, कोई कोई बच्चा जो है ना ऐसा हो जाता है, आप टेंशन ना लेंगे वो, तो ये सब चीजें कह के वो उनको रुकवा देती है। तो इसकी वजह से भी मैंने जब उनको देखा, बच्चा जो है वो काफी सीवियर कंडीशन में होता था। अगर उनकी टाइम से थेरेपी आप शुरू कर दें, तो जैसे हमारे पास मसल टोन आती है, तो मसल टोन भी हमारे जो होती है उसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर होती है। तो अगर माइल्ड होती है तो उसमें बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कुछ बेटरमेंट की तरफ जाने के,
अगर मॉडरेट होती है तो उसके कुछ ज्यादा होते हैं, और सीवियर जो अगर हो गया तो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गए, पोजीशन बहुत खराब हो गई, स्क्लेरोसिस लोडोसिस डेवलप हो गए, तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत मुश्किल होते हैं और बहुत लेट आते हैं। जितना जी, आप यही हम प्रॉब्लम होता है। अक्सर अक्सर माएँ हमारे पास आती हैं और सवाल पूछती हैं कि मेरा बच्चा कब बैठेगा, कब चलना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको यही बोलते हैं कि जितना टाइम तुम जी। घर में इसको रख के आई हो ना, उतना टाइम तो भूल जाओ। अगर 2 साल का बच्चा लेके आती है तो हम उनको बोलते हैं 2 महीने तो आप पूछे ही नहीं, क्योंकि माँओं का अक्सर बेचारों का यही सवाल होता है, वो फर्स्ट सेशन में यही पूछती है कि मेरा बच्चा कब ये ठीक होगा, सही। कब वो प्रॉपर अपने माइलस्टोन अचीव कर सकेगा। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारा ये रिहेबिलिटेशन का टीम वर्क है, वैसे ही घर का भी बड़ा रोल है। हम जब इसको होम प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग फॉलो कितना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बच्चा जाके वो लिटा दिया और उसको कोई भी उसकी पोजीशन मेंटेन नहीं की, उसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, उसकी ग्रिपिंग के लिए कोई मेहनत नहीं की। हम इसलिए एक्टिविटीज ऐसी बताते हैं ताकि वो घर में होम कब प्रोग्राम भी ठीक इजीली होगा? हो सके। हम ऐसी एक्टिविटीज बनाते हैं, हम बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को ग्रिप नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक पाउच की तरह वो बना दें और उसके हाथ में पकड़ा दें कि जैसे कॉटन का एक बन जाता है, स्पंज बन जाता है, वो उसको पकड़ा दे, या बॉल्स को उठवाएं और बॉल्स के स्पंज वाले बॉल बनाएं, उनको उसको पानी में डाल के उससे बोले उठाए और उसको छोड़ दे। हम बहुत सारे होम प्रोग्राम जो है हम इसको ऐसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो घर में भी करवा सके। लेकिन अब ये चीज है कि वो करवा कितना रही हैं और कितना वो मेहनत कर रही हैं बच्चे पे, अब ये तो रिजल्ट लेकिन पता चल जाता है। जब माए आती है ना हमारे पास तो हमें पता चल जाता है कि इन्होंने क्या मेहनत की है क्या नहीं, क्योंकि मसल टोन आपका पता चल जाता है, पोस्चर का पता चल जाता है। जब बच्चा आपके पास आता है, रेगुलर आता है और या ट्वाइस अ वीक आता है, तो हमें पता चल जाता है हाथ लगा के हुए। हेलो। 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 जी कायनात, कहाँ चली गई आप? हेलो। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आप अचानक गायब हो जा रही हैं। अब ये आ रही है। ओहो! आपको नहीं आ रही? इसलिए मैं चुप हो गई, शायद मैंने कहा कि आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है? अभी आ रही? नहीं आ रही? हेलो। कायनात। हेलो।
हेलो जी जी। मैम, आई डोंट नो कि आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही या ऑडियंस को नहीं आ रही। अगर कोई ऑडियंस में से हमें बता दे कि मैम की आवाज़ आ रही है तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी। आई थिंक जर्निश खान का मैसेज आया है कि उनको आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है मैम। तो मैम को मेरी आवाज़ नहीं आ रही और ना ही आप लोग कमेंट शो हो रहे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो जर्निश खान, मैं कंटिन्यू करूं? प्लीज एक टेक्स्ट कर दें मुझे ताकि मैं अपने टॉपिक पे चलूं। हेलो। हेलो। अच्छा, आई थिंक आपका आवाज नहीं आ रहा है ना, लेकिन शायद मेरा ऑडियंस के साथ जो है ना मेरा जा रहा है। तो मैं अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी कि हमारा जो है वो जो मैं एंटीरियर सिंध का और यहाँ का बता रही थी, हमारे बैकवर्ड एरियाज जो है उसका क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से वहाँ सीपी का रेशियो ज्यादा है। तो ये सब चीजें, क्योंकि अक्सर मदर भी ये होता है कि आजकल एक कमाई का ट्रेंड भी हो गया है गायनाकोलॉजिस्ट का, कि बस फॉरेन से सेशन के लिए आपको सजेस्ट कर लेती हैं, तो लोगों के जो है ना दिलों में एक डर बैठ सा गया है कि नहीं शायद इनका है। लेकिन हकीकत ये है कि वाकई किस किस केसेस में, किस किस कंडीशन में ऐसा होता है कि वाकई नीड होती है सी सेशन। लेकिन आजकल जो डर है जिसकी वजह से मैंने वहां पर भी देखा, 6 सालों का एक्सपीरियंस में मैंने देखा, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होती थी तो या उनको बोलते थे कि फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है तो आप जल्दी फॉरेन सी सेशन करवा लें, तो वो लोग विलिंग नहीं होते थे। वो इसलिए विलिंग नहीं होते थे क्योंकि जो मैंने आपको रीजन बताया कि आजकल वो ट्रेंड हो चुका है सी सेशन का, तो मदर जो है वो डर गई है। लेकिन काइंडली मैं आपको सबको ये मदर्स को मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इश्यू आ रहा है और डॉक्टर आपको गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो अगर सजेस्ट कर रही है सी सेशन के लिए, तो प्लीज यू मस्ट गो, क्योंकि वेट नहीं करें। बच्चे से जिंदगी से ज्यादा ये सब चीजें नहीं होती। आगे चल के बच्चे को कुछ भी मसले हो, कुछ भी सीपी का या लेजन ऑफ ब्रेन हो या कुछ और मसले हो जाए, इससे बेहतर है कि आप इन पे अमल करें और ये सब चीजों से आप थोड़ा सा एहतियात करें। कि कायनात, आवाज आ रही है मेरी? अब क्वेश्चन आंसर तो मुझे आप बताएंगी। हेलो। क्वेश्चंस तो आप बताएंगी कायनात। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ मैम को क्यों नहीं आ रही। आपकी आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? आपकी आ रही है। कोई जरा कायनात को मैसेज कर दे कि कायनात आपको मेरी नहीं आ रही, लेकिन आपकी मेरे पास आ रही है। मेरी।
हेलो। व्हाट इज डिफरेंट, एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ओटी एंड डीपीटी। तो मैं पहले, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, लेकिन मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि ओटी जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो फिजिकल एज बेस मेंटली तौर पे काम करती है, जिसका मैं सारा बता चुकी हूँ कि हमारा रोल क्या है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, फाइन, ग्रॉस, कॉग्निटिव, फिजिकल, सब चीजों को। और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो फिजिकल के सिर्फ जो है वो फिजिकल साइड पे काम करते हैं, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, कॉन्ट्रेक्चर हो गया। और हेलो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, दूसरा गुल बलोच का, व्हाट डू यू सजेस्ट द ड्रेसिंग पोजीशन ऑफ 12 मंथ सीपी विद स्पास्टिक एक्सटेंसर। अच्छा, अगर उसका नेक होल्ड है उस बच्चे का, तो आप उसको प्रॉपर जो है वो एक सिटिंग पोजीशन, नेक होल्ड के पार्शली जो है वो सिटिंग में बिछा के और उसको जो है ड्रेसिंग करवा सकते हैं। उसके रेंज ऑफ मोशन को पहले, अच्छा, जो उसका पैटर्न होता है वो ये होता है कि पहले आप यहाँ से उसके आर्म्स को उठाएं, यहाँ से आप शर्ट को पहनाएं और यहाँ से शर्ट को पहनाएं, देन नेक। क्योंकि अक्सर माएँ होती है कि वो डायरेक्ट जो है ना वो नेक से स्टार्ट करती हैं, तो ये गलत पैटर्न है। आप जो है पहले उसको स्पास्टिक बच्चा है तो उसको पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट करके रख के, हेलो, उसको उसको आप बिल्कुल ये वाली पोजीशन में रखे और रेंजेस को ऐसे स्प्रेड रखे और बिठाए और फिर नेक आप इसको डाल के फिर इसको ड्रेसिंग करवाएं। और यही पैटर्न जो है हमारा उसमें भी सेम है लोअर एक्सट्रीमिटी के। पहले एक पांचा आप उसको बिठा के पहले एक पांचा डलवाएं और फिर दूसरा इस तरीके से ट्राउजर पहनाने का भी इसी तरीके का पैटर्न है। कायनात बहुत डिस्टर्बेंस हो गई बहुत। जब तक एक क्वेश्चन पे मैं आ रही हूँ तो शायद दूसरा वो चलता जा रहा है वहां से। हेलो। हेलो। अब मैम की कनेक्शन प्रॉब्लम है।
प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करें, बस मैम आ रही है। हेलो मैम, आप हैंग हो गई है। हेलो। सॉरी फॉर एवरीवन, ये इतना डिस्टर्बेंस मैं क्रिएट कर रही हूँ। सॉरी, लेकिन शिट, मैम फिर से चली गई। जी हमारे पास नेक्स्ट जो हेलो मैम। सॉरी फॉर एवरीवन, मैम आ जाए, थोड़ा सा वेट करें प्लीज़। अभी मैम का मैं कॉल आया है कि उनका कह रही है कि उनका कनेक्शन बार बार कट रही है। प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर मैम नहीं आई तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर ही ख़त्म करना होगा और आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊँगी। सॉरी कमाल। ऐसे करती हूँ मैं ये भी यहाँ पर। अमजद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें अप्रिशिएट किया। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। सलाम टू एवरीवन, वस्सलाम।